विवेचना में आज तानाशाहों की सनक और क्रूरता की अजीबोगरीब दास्तां। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल। तानाशाहों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने ही लोगों से डर लगता है। वो कमजोर लोग होते हैं। अगर वो ताकतवर होते तो उन्हें सत्ता में आने के लिए ताकत का सहारा नहीं लेना पड़ता। चाहे हिटलर हो या स्टालिन या फिर माओ, तानाशाहों का इतिहास बताता है कि उन्होंने विदेशी लोगों से कहीं अधिक अपने ही लोगों को मरवाया है। उनके बारे में एक और बात सच है कि हर तानाशाह की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक समय के बाद उनका पतन निश्चित होता है। हाल ही में कई देशों में भारत के राजदूत रहे राजीव डोगरा की एक किताब आई है, ऑटोक्रेट्स, कैरिस्मा, पावर एंड देयर लाइव्स, जिसमें उन्होंने दुनिया के तानाशाहों की मानसिकता, काम करने के ढंग और जीवन पर बारीक नजर दौड़ाई है। डोगरा रोमानिया के तानाशाह निकोलाई चाउसेस्कू का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उनकी रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में तैनाती हुई तो उन्होंने पाया कि चाउसेस्कू की मौत के एक दशक बाद भी लोग अपनी परछाइयों तक से डरते थे। राजीव डोगरा लिखते हैं, लोग अभी भी अपने कंधों के ऊपर देखते थे कि कहीं उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा। पार्क में घूमते हुए उनकी नज़र हमेशा इस बात पर रहती थी कि बेंच पर बैठा कहीं कोई शख्स अपने चेहरे के सामने अखबार रख उनकी गतिविधियों पर नज़र तो नहीं रख रहा है। अगर कोई अखबार पढ़ भी रहा है तो वो ये देखते थे कि उसमें कोई छेद तो नहीं है जिससे उन पर निगरानी रखी जा रही है। डोगरा रोमानिया के मशहूर फिल्म और थिएटर अभिनेता इयोन कारामित्रो से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए उनके हवाले से लिखते हैं, हम पर हर समय नजर रखी जाती थी। हमारे एक एक काम पर सरकार का नियंत्रण होता था। राज्य तय करता था कि हम किससे मिलें और किससे ना मिलें, हम किससे बात करें और कितनी देर तक करें, आप क्या खाएं और कितना खाएं, और यहां तक कि आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। राज्य तय करता था कि आपके लिए क्या अच्छा है और किस हद तक। कहा जाता है कि एक तानाशाह की क्रूरता के लिए उसका बचपन या शुरुआती जीवन जिम्मेदार होता है। लेविन रेड्डी और आदाम जेम्स अपने लेख 13 फैक्ट्स अबाउट बेनिटो मुसोलिनी में लिखते हैं, मुसोलिनी एक मुश्किल बालक थे। उनको सुधारने के लिए उनके माता पिता ने उनका एक कड़े कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में दाखला करवाया। वहां भी स्कूल का स्टाफ उन्हें अनुशासित नहीं कर पाया। 10 वर्ष की आयु में उन्हें एक छात्र पर पेन नाइफ से हमला करने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। 20 वर्ष की आयु आते आते उन्होंने कई और लोगों पर भी चाकू से हमला किया। उसमें उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। स्टालिन भी अपनी जवानी में विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कई दुकानों में मशाले फेंक कर आग लगाई थी। पार्टी के लिए धन जमा करने के लिए उन्होंने लोगों का अपहरण तक किया था। उन्होंने बाद में अपना नाम स्टालिन रखा था, जिसका अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। जब तानाशाह के हाथ में सत्ता आती है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसे हर हालत में बचा कर रखा जाए। राजीव डोगरा लिखते हैं, सत्ता को अपने पास रखने के लिए यह जरूरी है कि तानाशाह के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान न लगाया जा सके। सत्ता में रहने के लिए मीडिया पर उसका पूरा नियंत्रण हो, वो सर्वव्यापी हो और ईश्वर की तरह आपको हर जगह से देख सके, और अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करे तो उसे तुरंत दबा दिया जाए। दुनिया के लगभग सभी तानाशाह प्रोपेगेंडा के भी मास्टर होते हैं। सीयू प्रोडो न्यू स्टेट्समैन के 20 सितंबर 2019 के अंक में द ग्रेट परफॉर्मर्स हाउ इमेज एंड थिएटर गिव डिक्टेटर्स देयर पावर लेख में लिखती है, मुसोलिनी को पता था कि उनकी फ्लाइंग पार्ट लेती हुई तस्वीर
उन पर लिखे कई संपादकीयों से अधिक असर डालेगी। सन 1925 में अपने पहले रेडियो प्रसारण के बाद उन्होंने स्कूलों में 40,000 मुफ्त रेडियो सेट बंटवाए थे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले तक करीब 8 लाख रेडियो सेट बंटवाए जा चुके थे और शहरों के चौराहों पर उन्हें सुनने के लिए लाउड स्पीकर लगाए गए थे। उनकी तस्वीर को साबुनों पर भी गढ़ा जाता था ताकि लोग अपने स्नान घरों में भी हमेशा उनको देखें। उनके दफ्तर की लाइट्स रात को भी जलाई रखी जाती थी ताकि देश को लगे कि वो देर रात तक काम कर रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है कि हिटलर जैसा तानाशाह पूरी तरह से शाकाहारी भी हो सकता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो सिर्फ सूप और पिसा हुआ आलू खाता था। किम जोंग इल शार्क फिन और कुत्ते के मांस का सूप पीने के शौकीन थे। डेमिक बारबरा डेली बीस के 14 जुलाई 2017 के अंक में अपने लेख द वे टू अंडरस्टैंड किम जोंग इल वॉज थ्रू हिज स्टमक में लिखती हैं। किम की एक सनक और थी। उनके पास महिलाओं की एक टीम थी जो ये सुनिश्चित करती थी कि उनके भोजन के चावल का एक एक दाना आकार, स्वरूप और रंग में बराबर हो। उनकी पसंदीदा ड्रिंक कॉन्यक थी और वो हेनेसी कॉन्यक के सबसे बड़े खरीदार थे। पोल पोट कोबरा का दिल खाना पसंद करते थे। डोगरा उनके रसोइये के हवाले से लिखते हैं, मैंने पोल पोट के लिए कोबरा बनाया। पहले मैंने कोबरा को मारकर उसका सिर काटा और उसे पेड़ पर लटका दिया ताकि उसका जहर धूप में सूख जाए। फिर मैंने कोबरा के खून को एक कप में जमा किया और उसे व्हाइट वाइन के साथ परोसा। उसके बाद मैंने कोबरा को कूटकर उसका कीमा बनाया। फिर मैंने उसे लेमन ग्रास और अदरक के साथ 1 घंटे तक पानी में उबाला और पोल पोट को परोसा। मुसोलिनी का प्रिय खाना था कच्चे लहसुन और जैतून के तेल से बना सलाद। उसका मानना था कि यह दिल के लिए अच्छा है। डोगरा लिखते हैं, इसकी वजह से उनके मुंह से हमेशा लहसुन की महक आती थी। इसलिए भोजन के बाद उनकी पत्नी दूसरे कमरे में चली जाती थी। वो अपने पेट के दर्द को दूर करने के लिए एक दिन में 3 पाव दूध भी पीते थे। उगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन के जीवन काल में ही इस तरह की अफवाहें थीं कि वो अपने विरोधियों को मरवाकर उनका मांस खा जाते थे। अनीता श्योरविक्स अपने लेख डिक्टेटर्स विद स्ट्रेंज ईटिंग हैबिट्स में लिखती हैं, एक बार जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आदमियों का मांस खाते हैं तो उनका जवाब था, मैं मानव मांस पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत नमकीन होता है। अमीन एक दिन में 40 संतरे खा जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो प्राकृतिक वियाग्रा का काम करता है। हिटलर का भोजन खाने से पहले फूड टेस्टर उसे चखती थी। उनकी एक फूड टेस्टर मार्गोट वॉल्फ ने द डेनवर पोस्ट के 27 अप्रैल 2013 के अंक में 15 फूड टेस्टर्स फाइनली टेल हर स्टोरी लेख में लिखा था। हिटलर का खाना स्वादिष्ट होता था। उसके भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ सब्जियां इस्तेमाल होती थी। उन्हें हमेशा पास्ता या चावल के साथ परोसा जाता था, लेकिन हमें हमेशा उन्हें जहर दिए जाने का डर लगा रहता था। इसलिए हम कभी खाने का आनंद नहीं ले पाते थे। हर रोज लगता था कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। दुनिया भर के तानाशाह अपनी अजीबोगरीब हरकतों और आदतों के लिए भी मशहूर रहे हैं। चीन के माओ से तुंग ने जीवन भर अपने दांतों पर ब्रश नहीं किया। माओ के डॉक्टर जी सुई ली अपनी किताब प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ में लिखते हैं, माओ ब्रश करने के बजाय ग्रीन टी का कुल्ला किया करते थे। उनके जीवन का अंत आते आते उनके सारे दांत हरे हो चुके थे और उनके मसूड़ों में मवाद भर गया था। एक बार जब मैंने उन्हें दांत ब्रश करने की सलाह दी तो उनका जवाब था, शेर कभी अपने दांतों को साफ नहीं करता। जनरल ने विन ने 1988 तक 26 वर्षों तक बर्मा पर राज किया। जुआ, गोल्फ और औरतों के शौकीन नेविन को
बहुत जल्द गुस्सा आता था। राजीव डोगरा लिखते हैं, एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के गले पर एस्ट्रे खींच कर मारा था। एक बार उन्हें किसी ज्योतिषी ने बता दिया था कि 9 का अंक उनके लिए बहुत शुभ है। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने देश में चल रहे सभी 100 क्यात के नोट वापस लेने के आदेश दिए और उसकी जगह 90 क्यात के नोट चलवाए जो 9 से विभाजित हो जाते थे। नतीजा यह हुआ कि बर्मा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और लोगों को अपनी जन्म भर की कमाई से हाथ धोना पड़ा। अल्बानिया के एनवर होक्सा सन 1944 से लेकर 1985 तक सत्ता में रहे। उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि उनके देश पर हमला होने वाला है। इससे बचने के लिए उन्होंने पूरे देश में 7,50,000 बंकरों का निर्माण करवाया, यानी अल्बानिया के हर वर्ग किलोमीटर के लिए 5.7 बंकर। उन्होंने बैंक के नोटों पर अपना चेहरा छपवाने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि उसके सहारे उनके ऊपर जादू न करवा दिया जाए। ब्लेंडी फेवजियू अपनी किताब एनवर होक्सा द आयरन फिस्ट ऑफ अल्बानिया में लिखते हैं, उनको अपनी हत्या का इतना डर था कि उन्होंने अपने लिए एक बॉडी डबल ढूंढा। उनसे मिलते जुलते एक शख्स को एक गांव से उठाया गया और कई प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसे उन जैसा बना दिया गया। उनके डबल को उनकी तरह चलना सिखाया गया। वो उन्हीं की तरह खाता और वही किताबें भी पढ़ता था। उसने कई फैक्ट्रियों के उद्घाटन किए और होक्सा की जगह कई जगह भाषण भी दिए। उसको यहाँ तक सिखाया गया कि अगर उसको गोली लगती है तो वो किस तरह कैमरे के सामने मरने का नाटक करे। हेटी के तानाशाह फ्रांसुआ डुवालिये इतने अंधविश्वासी थे कि उन्होंने अपने देश में सभी काले कुत्ते मार देने के आदेश दिए। अल्बानिया के डिक्टेटर एनवर होक्सा ने भी अपने विरोधियों को नहीं बख्शा। ब्लेंडी फेवजियू लिखते हैं, उन्होंने इस हद तक बुद्धिजीवियों की हत्या करवाई कि उनकी मृत्यु तक पॉलिट ब्यूरो में कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा था जो हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ा हो। उनके मंत्रिमंडल का सबसे खतरनाक पद था गृह मंत्री। उन्होंने करीब करीब अपने हर गृह मंत्री को मरवाया। नागरिकों पर सरकार के नियंत्रण का आलम यह था कि वो अपने बच्चों के नाम अपनी पसंद से नहीं रख सकते थे। सरकार ने सभी गिरजाघरों और मस्जिदों को बंद करवा दिया। वो धर्म के इस हद तक खिलाफ थे कि जब मदर टेरेसा की मां अल्बानिया में मर रही थी, उन्होंने उन्हें अल्बानिया आकर अपनी मां को आखिरी बार देखने की इजाजत नहीं दी। इसी तरह सन 1979 में सत्ता में आने के 7 दिन बाद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 22 जुलाई को बाथ सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। उनके निर्देश पर इस बैठक को बाकायदा वीडियो टेप किया गया था। वहीं पर सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि वहां मौजूद 66 पार्टी नेताओं को देशद्रोही पाया गया है। कॉन कफलिन अपनी किताब सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं, जैसे ही नेता का नाम पुकारा जाता, गार्ड उसकी सीट के पीछे से आकर उसे उठाकर हॉल के बाहर ले जाते। अंत में जो लोग बचे रह गए डर से थर थर कांप रहे थे। उन्होंने खड़े होकर सद्दाम हुसैन के प्रति अपनी निष्ठा का इजहार किया। 66 कथित देशद्रोहियों में से 22 को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर गोली मार दी गई। अब पूरा देश सद्दाम हुसैन का था। वो पूरे देश में अपना खौफ फैलाने में कामयाब हो गए थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।